This is time period. Time period. Time period is the time taken to complete one wave. ठीक है, so time taken to complete one wave is time period. One wave means one crest and one trough so far. Time taken to complete one wave is time period. बस इस सिंबल इसके लिए हम यूज करते हैं, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल टी. ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस बेटे इसके स्केलर है, यूनिट्स आपको आती हैं, बेस क्वांटिटी है टाइम वैसे भी. ठीक है, अच्छा हमारे पास सिंबल इसका बेटा कैपिटल टी होना जरूरी है. ये बेटे कल भी क्लास के बाद शेयर कर दे, ये भी हो जाएंगे. ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, दिस इज स्केलर क्वांटिटी. यूनिट इसके क्या होंगे, सेकंड होते हैं. अब सेकंड बेटा यूनिट इसलिए मैं लिख रहा हूँ, अक्सर बच्चे सेकंड को SEC लिख देते हो. सेकंड इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल s ओनली. ठीक है, सेकंड स्मॉल s से रिप्रेजेंट, SEC से नहीं करना. आफ्टर दिस वन फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बेटा दो दफा आई हुई है 2 मार्क की एट A लेवल. अब फ्रीक्वेंसी का बेटे रट्टा हमारा जो लगा होता है प्रीवियस क्लास से, इट्स अ नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स पर सेकंड. दिस इज कंसिडर्ड एज रॉन्ग. ठीक है, ये नहीं है. मैं इस तरह से प्रीवियस क्लास से रेफर कर रहा हूँ, नॉर्मली पढ़ा ही हमने पढ़ा था नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स पर सेकंड. बेटे सेकंड इज अ यूनिट. वी कैन नॉट मेक यूज ऑफ यूनिट इन ऑर्डर टू डिफाइन अ फिजिकल क्वांटिटी. Physical quantity must be identified by physical quantity, must be defined by physical quantity, and units must be defined by units. then ठीक है, तो इसकी जो और देखो जो सोर्स की होती है फ्रीक्वेंसी, उसी फ्रीक्वेंसी से आगे वेव्स प्रोपगेट करती हैं, ट्रैवल करती हैं. तो एक वेव की जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है वो वाली फ्रीक्वेंसी होती है जो सोर्स की होती है. क्योंकि वेव है क्या, वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. मीडियम को जिस फ्रीक्वेंसी से आप डिस्टर्ब करोगे उसी फ्रीक्वेंसी से वेव्स उसके अंदर प्रोपगेट करेंगे. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की होती है. ठीक है, वो जो आप प्रोपगेट कर रही होती है. हाँ, आगे वो चेंज होती है नहीं होती हम आगे देखेंगे, पढ़ेंगे भी डॉपलर इफेक्ट में. लेकिन अभी तक हमारे पास जो होती है वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम इसको फ्रीक्वेंसी सोर्स ही कहेंगे. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है, दिस इज नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स generated by a source per unit time. Number of complete waves generated by a source per unit time. सोर्स मैंने बेटा क्यों लिखा कि सोर्स ही वेव प्रोड्यूस करता है, डिस्टर्ब करता है मीडियम को. अब पर सेकंड हम लिखते थे, सेकंड क्या मैंने लिखा पर यूनिट टाइम. अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी का जो सिंबल होता है हमारे पास, दिस इज रिप्रेजेंटेड विद स्मॉल f, and the formula which we read, this is 1/t ही आएगा, लेकिन सिंबल बेटा स्मॉल f हो गया. अब मैंने एक लिखा क्या हुआ है, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स जनरेटेड बाय अ सोर्स पर यूनिट टाइम. इट मींस मैंने ये चीज लिखी है, f इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम. ठीक है, बट इफ यू फर्दर फोकस फॉर वन वेव, इफ वी फोकस ऑन वन वेव, इसमें n की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 1. एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वेव जो है, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद कैपिटल T. ठीक है, so if you put this value of n here and this value of t at this position, so further we are reduced to f equals to 1 over capital T. ठीक है, we're quite familiar with this relationship. अब बेटे इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, बेटे नंबर के तो कोई यूनिट नहीं होता, टाइम की यूनिट है. यहाँ पे भी क्या टाइम की यूनिट है, टाइम की यूनिट क्या हो गया, सेकंड. अगर सेकंड है तो सेकंड इनवर्स में जा रहा है. सेकंड इनवर्स कह लें, या क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट हमने हर्ट्ज ने दिया था, तो हर्ट्ज में कैपिटल A स्मॉल z लिख सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी. उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इंस्टेंटेनियस मोशन
of a particle on wave. अच्छा बेटा, ये कल पढ़ा था इंस्टेंटेनियस मोशन, बाद में मैं इसको डायरेक्ट भी करवा देता हूँ, अगर मैं इसी को कॉपी करके वहां पे पेस्ट करूं। ओके, दिस ऑल दैट व्हिच वी रेड यस्टरडे। अच्छा बेटे, हमारे पास सॉरी, कल मैंने डिस्प्लेसमेंट को फोकस किया था, इसलिए वो चीज बनी हुई थी यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन वेव, इट मींस दिस इज अ स्ट्रिंग व्हिच वाज इनिशियली इन स्टेट ऑफ रेस्ट. So in order to produce wave, you need to disturb this medium which is string here. So if you hold this point A in your hand and move your hand in upward direction, all the particles which are present here will tend to move in upward direction. इसका मतलब ये है कि सारे के सारे पार्टिकल जो हैं यहाँ पे, ये इस पे जिस डिफरेंट भी हमारे पास ये जो सारे पॉइंट्स है, सारे अपवर्ड मूव कर गए, ये अपवर्ड मूव कर गए, ठीक है। ये टॉप वाला पॉइंट यहाँ पे जाके हमारा हाथ रुक जाता है, तो ये हमारे पास ये भी इस टाइम मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में, क्योंकि हाथ हमारा रुका हुआ है। उसके बाद हमारे पास व्हेन वी मूव आवर हैंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ए पॉइंट तो हमने होल्ड किया हुआ है। अब इसका मतलब ये टॉप वाला पॉइंट जो है था, ये रेस्ट पे था बेटे। ये जो डिस्टर्बेंस ये वाली थी अपवर्ड मूव कर रही, तो वो आगे जा चुकी है। अगर आगे जा चुकी है तो ऑल दीज पार्टिकल्स अगेन दे आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दीज पार्टिकल्स आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तभी इस तरह हो रहा है ना, इस तरह, क्योंकि ये चीज अपवर्ड प्रोड्यूस हुई, तो ये तो आगे चलेगी बेटे, ठीक है। लेट्स व्हेन यू मूव योर हैंड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये चीज नीचे आ रही, तो सारे पार्टिकल्स भी उस वेव फॉर्म पे जो होंगे, दे आल्सो मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड पोजीशन पे यू मूव योर हैंड इन फर्दर डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से अब इसका मतलब है कि ये जो वन पोजीशन थी वो ये थी, वन पोजीशन पार्टिकल के डायरेक्शन में मूव कर रहे थे अपवर्ड, अगेन दे आर मूविंग इन अपवर्ड। ये टॉप वाला पॉइंट आ गया बेटे, जहां पे एम्पलीट्यूड बिजनेस रेस्ट करता है। यहाँ पे हमारे पास क्या सारे पॉइंट, दे टेंड टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये सारे। ये फिर पीक वाला पॉइंट आ गया एम्पलीट्यूड वाला, यहाँ पे रेस्ट होगा। क्यों हो गया? क्योंकि हाथ को आप डाउनवर्ड मूव करें, तो ये सारे पॉइंट इसके बाद जो है ये डाउनवर्ड मूव करें। टू पोजीशन तब आई थी जब ये था, थर्ड पोजीशन तब आई थी जब ये है, ठीक है। ओके, अब फर्दर हमारे पास व्हेन यू मूव योर हैंड इन अपवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज लाइक इन पोजीशन 4, तो अब हमारे पास क्या हो रहा है, वन आगे मूव कर चुका था बेटे, ये हमारे पास क्या हो गया, वन, ये रेस्ट होगी, ये डाउनवर्ड हो गया। ये ऑल दिस पार्टिकल्स थर्ड पोजीशन पे देखो डाउनवर्ड मूव कर रहे थे, डाउनवर्ड ही है, यहाँ पे रेस्ट होगी, ये अपवर्ड मूव कर रहा था हाथ, तो इसका जो सोर्स जहाँ पे मूव करेगा उसी लिहाज से वेव प्रोड्यूस होगी। अब पेपर में आप देखो, ये दीस आर द पार्टिकल्स ऑफ दिस वेव फॉर्म, ये ABCD वैसे मैंने शो कर दिया, अब सारे के सारे मैंने शो किए, इसको ये ABCD को मैंने वैसे निकाल दिया अभी। अब वेव फॉर्म ये प्रोड्यूस हो रही है बेटे आपके पास। अब वेव फॉर्म किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल में, लेकिन पार्टिकल किस डायरेक्शन में जो मैंने बनाए हैं डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो किस डायरेक्शन में, वो अपवर्ड में है। तो इसका मतलब हमारे पास this is transverse wave in which particles are just vibrating at this mean position, like in this case in the vertical plane, and wave is advancing forward in a horizontal plane, ठीक है। So this is basically the instantaneous motion of a particle on wave. If a student find it difficult, just तो बेटे इसके मेथड के थ्रू कर लेना, आपको हर क्वेश्चन लाजमी अटेम्प्ट हो जाएगा और 100% ठीक होगा। मैंने ओलर में भी इस तरह करवाया होता है, ठीक है। दिस इज स्टडी द मोशन ऑफ बाबा जी से वैसे ज्यूम किया जिसने मिस्टर कूलम लिया था, ठीक है। अगेंस्ट द मोशन ऑफ वेव, ठीक है। द मोशन ऑफ बाबा जी perpendicular to the motion of wave defines
the instantaneous motion of a particle on transverse waves. ओके, क्या है ये? अब मैं इसकी एग्जांपल बेटे दूं। Now suppose if this is a waveform ये, ठीक है बेटे, हमें एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि उसने हमें हमेशा डायरेक्शन दी होगी, इसके बगैर हम कर ही नहीं सकते। ये हमेशा गिवन है। इसका मतलब वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है राइट साइड पे, तो प्रोड्यूस क्या हुई थी यहाँ पे, यहाँ प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई दिस इज प्रोपगेटिंग टू दिस साइड। एंड इफ आई मार्क डिफरेंट पॉइंट्स ऑन दिस वन, सपोज ए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी की डायरेक्शन मोशन क्या होगी, सी की क्या होगी, डी की क्या होगी, दिस इज ई, दिस इज एफ, जी, एच, आई, जे और के, ठीक है। अब उसने पूछा इनकी डायरेक्शन ऑफ मोशन सपोज मार्क कर दें, इसके ऊपर ज्यादा मैंने मार्क कर, ठीक है। अब बेटे इसको देखने के लिए मैंने क्या लिखा है, आई रोट स्टडी द मोशन ऑफ बाबा जी अगेंस्ट द मोशन ऑफ वेव। वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस तरफ, तो बाबा जी ने कहां से आना है, यहाँ से, दिस इज बाबा एक्चुअली, ठीक है। द मोशन ऑफ बाबा जी परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ वेव, वेव के इस तरह मूव करी, बाबा जी का मतलब मोशन ऊपर या नीचे होगी, ठीक है। डिफाइन। अच्छा, अब इसको बाबा जी बेटे यहाँ से सपोज दिस इज द बाबा जी, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यू नीड टू कंसिडर कि बेटा ये जो हमारे पास ट्रफ वाली साइड है, इसको समझो ये कि हमारे पास ये शैलो रीजन आ रहा है, ये हमारे पास हिल टॉप आ रही है, ठीक है। ये वैली होगी, ये हमारे पास हिल टॉप होगी। अब हमारे पास अगर वैली में उतरना है तो बाबा जी हैज टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नाउ दिस एरो इज 90 डिग्री टू दिस वन बिकॉज़ दिस इज ट्रांसवर्स वेव एंड दिस इज द पॉइंट व्हिच इज एट एम्पलीट्यूड पोजीशन। तो समझो बाबा थक जाता है बेटे, यहाँ पे रेस्ट करेगा, ठीक है, यहाँ रेस्ट करेगा। नाउ यहाँ पे जाना है तो इसका मतलब ऊपर डेफिनेटली मूव करेगा तो यहाँ पे पहुंच पाएगा ना, ठीक है। नाउ ही हैज टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, एरोज होंगे, ये टॉप वाली पोजीशन आ गई, फिर यहाँ पे क्या होगा, रेस्ट होगा। नाउ उसने वैली साइड पे आना, नीचे आएगा तो वैली साइड पे आएगा। नाउ ही हैज टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन आ गई, अगेन अपवर्ड, अपवर्ड, यहाँ पे क्या होगी, डाउनवर्ड। तो इसमें यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू मार्क ऑल दीज एरोज, ये वाला, ये वाला, ठीक है। अब फिर दोबारा बेटे जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही होगी, दिस एरो मस्ट बी गिवन टू यू, अदरवाइज वी कैन नॉट डू दिस वन, क्वेश्चन ही नहीं बनता। यू हैव टू अज्यूम दैट मोशन ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट द मोशन ऑफ दिस वेव फॉर्म, ठीक है। और जो हमारे पास क्रेस्ट वाली साइड है उसे हिल टाइप, हिल टॉप ले लो, और बेटे हमारे पास जो ट्रफ है दैट इज वैली साइड। तो वैली में अगर उतरना है या हिल टॉप पे जाना है तो बाबा जी हैज टू मूव इधर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस एरोज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी ऑफ द वेव, ठीक है। और एक करते हैं। नाउ इन दिस केस मीटर्स पर सेकंड में उसने इस डायरेक्शन में दे दी है और उसने पॉइंट मार्क किया, बेटे ये पॉइंट कहाँ होगा, सॉरी चलें, ये पॉइंट मार्क कर दिया, बी पॉइंट किस पोजीशन पे होगा, सी किस पोजीशन पे होगा और डी किस पोजीशन पे होगा। We simply have to mark on this one. Now if this wave is moving towards this side, it means Babaji has to come from here, ठीक है। okay, A is the peak position, ये amplitude position है, A is amplitude position बेटे, A पे रेस्ट होगी, एम्पलीट्यूड ये वाला देखो रेस्ट पे है ना, तो यहाँ पे A पे तो रेस्ट होनी है, ए पे रेस्ट होनी है, यहाँ पे सारे पार्टिकल अपवर्ड मूव करेंगे, यहाँ पे जाके फिर रेस्ट होगी। तो बी किस डायरेक्शन मूव करेगा, ताहा बिल्कुल ठीक है, अब डाउनवर्ड, बी की डायरेक्शन मोशन क्या होगी, दिस इज डाउनवर्ड, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास ये सारे यहाँ पे रेस्ट, यहाँ पे जाके क्या होगा, रेस्ट पे होगी, ये डाउनवर्ड। सी पे क्या है, अपवर्ड, बिल्कुल ठीक है बेटा, ये भी आपका। और डी पे क्या होगी, अगेन दिस इज एट रेस्ट, ठीक है। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि वो क्लियर हो चुके बाद। So वो against the motion जाएगा, हाँ against the motion जाना ना, हाँ अगेंस्ट द मोशन हमेशा।
Now this is the waveform which is given to us. और इसके अंदर मैं अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इंडिकेट कर दूं, यहाँ पे ये वाली होगी, ठीक है। और यहाँ पे उसने एग्जामिनर ने हमें इसकी बेटा दी हुई है वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड एट दिस पोजीशन। ए किस डायरेक्शन में है, बी किस डायरेक्शन में है, सी किस डायरेक्शन में है, डी किस डायरेक्शन में है। नाउ व्हाट इट विल बी। बाबा जी ने कहाँ से आना, डी साइड से, ए साइड से? बाबा जी हैज टू कम फ्रॉम डी साइड नाउ। यहाँ से बाबा जी आ जाएंगे, ठीक है। ओके, डी साइड से यहाँ से अगर आ गए तो इसका मतलब दिस इज बाबा एक्चुअली। ठीक ठीक है बेटा। डी पे तो हमारा बाबा पीक वाली पोजीशन है, बाबा जी हैज टू टेक रेस्ट, ये रेस्ट होगी। सी पे, सी पे इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। बेटे इस तरह एरो बनाना है कि अगर इस एरो और इस एरो को एक्सटेंड किया जाए 90 का एंगल जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा बी पे हमारा क्योंकि डाउनवर्ड आप कोई बच्चा इस तरह बना देगा, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, परपेंडिकुलर होना जरूरी है। तो बी पे है ना, इट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, और ए पे इट मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्लियर हो गया काफी हद तक आप लोग, ठीक है। अब लास्ट एक क्वेश्चन के बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाऊंगा। दिस इज वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। अगेन दिस पॉइंट इज ए, बी, सी, डी। ओके, नाउ इन दिस केस बेटे हमारे पास ए, बाबा जी ने अब किस डायरेक्शन से आना है बेटे, ए साइड से, ठीक है, बिल्कुल ठीक है शाफे, ठीक बेटे ए साइड से आना है, तो इसमें बाबा जी एट दिस पोजीशन, ठीक है। तो ए पे ही हैज टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ए पे अपवर्ड मूव करेगा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस वेलोसिटी, ये यानी इसको एक्सटेंड करते हो तो बेटा ये और ये आपस में 90 का एंगल आना चाहिए, ठीक है। बी पे डाउनवर्ड शाफ्ट, ठीक है बेटे आपका आंसर। सी पे अपवर्ड, ठीक है। डी पे रेस्ट, ठीक है। बेटा now one of the very important topic, फेज एंगल कह लें या फेज डिफरेंस कह लें, बेटा एक ही चीज है। दिस इज फेज एंगल। बेटा अब काफी इंपॉर्टेंट है, इस कॉन्सेप्ट को ओवरऑल फोकस करने की कोशिश। सिंबल इसके लिए क्या यूज करते हैं, ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होंगे, और ये मेन कोर कॉन्सेप्ट आ गया अब इसका। बेटे हमारे पास सिंबल, इसके लिए हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इससे। यूनिट इसके क्या होते हैं, डिग्रीज में हम ले रहे होते हैं। इसके अलावा रेडियन भी होते हैं, डिग्री या रेडियन। अच्छा अब बोल बता, डिग्री में पूछ रहा होता है। अब दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है डिग्री और रेडियन के अंदर। बेटे हमारे पास अब A2 के अंदर जाके तो बेटे सारा इसको करना होता है, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली इसके रिलेशनशिप पे लिखूंगा कि जो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बेटे हमारे पास पाई रेडियन जो होता है, रेडियन को हम शॉर्ट फॉर्म में RAD लिखते हैं, और डिग्री को हमारे पास बेटे सिंपली नोटेशन होती है उसकी, विच इज दिस वन, ठीक है। हाँ जी, पाई रेडियन जो होता है बेटा, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। किस तरह होता है, रेडियन है क्या, ये A2 के अंदर आएगा। यहाँ सिंपली हल्का सा रिलेशनशिप मैंने लिखा है, तो आगे कई जगह क्यों मैं यूज करूंगा फिर पास पेपर करते हुए आपका, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट क्या, थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि 20 मिनट रह गए हैं। बेटे हमारे पास अगर कोई चीज सर्कल के अंदर मूव कर रही है, ये एक सर्कल के अंदर मूव कर रही है, अगर सर्कल के अंदर मूव करी, मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाया है। बेटे इसके एंगल्स को अगर देखते हो तो आप कहते हो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आप कह रहे होते 90 डिग्री है, यहाँ पे आप इसको लिखते हो तो दिस इज 360 डिग्री, और यहाँ पे हमारे पास क्या, सॉरी गलत लिख दिया मैं, सॉरी, दिस इज 180,
this is 270 and this is 360 at this position again. ठीक है, हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ले रहे, क्लॉकवाइज ले लो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज हम कार्टेशियन सिस्टम में ले रहे होते हैं, वही है। अब मैंने लिखा बेटा पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। इसी को अगर मैं रेडियन फॉर्मेट में लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज पाई रेडियन, ये क्या होगा 0 पाई हो जाएगा। 90 लेना तो पाई बाई 2 रेडियन भी ये लिखना पड़ेगा, इसको मुझे लिखना पड़ेगा 3 पाई बाई 2 रेडियन। इसका मतलब है एक रोटेशन जो है वो 360 डिग्री को या 2 पाई रेडियन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। यानी कि सिंगल रोटेशन ट्रांसवर्स या फॉलो कह लें 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन। अच्छा, अब अगर मैं एक वेव बनाऊं यहाँ पे, अब इसमें डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर करूं, लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, ठीक है। और बेटे इसको अगर आप कंसीडर करते हो कि हमारे पास एक मॉडल बना हुआ है विच इज ईदर मेड ऑफ वुड का है या फिर हमारे पास ये मेटल के किसी एक का बना हुआ है, और इसमें बी पॉइंट को इफ आई कंसीडर दिस इज एज पिवट पॉइंट, इसको पिवट लूं, मैं कह रहा हूँ मॉडल बना हुआ है रिजिड किसी चीज का। अब बेटे अगर मैंने मॉडल बना तो ए को मैं यहां से उठाऊं, ठीक है, तो ये मूव करते हुए डेफिनेटली क्या होएगा सी के साथ जाके मिल जाएगा। मैं कुछ ये बात कर रहा हूँ कि हमारे पास कि बी पॉइंट इज अ पिवट, मॉडल बना हुआ ये, अगर ए को मूव करूंगा तो ए आपकी तरफ से होता हुआ जाके सी के साथ जाके मिल जाएगा। ए सी के साथ मिलने का मतलब है कुछ डेफिनेटली मैं ये बात कर रहा हूँ, ये सारी यहाँ से ये इस तरह कुछ हो जाएगा, ये ठीक है। इस तरह होने का मतलब ये है कि बी अपनी जगह पे है ना, ए और सी आपस में एक जगह पे मिल गए जाके, तो क्या हो गया एक सर्कल बन गया। एक सर्कल किसको रिप्रेजेंट करता है 360 को, तो एक वेव भी किसको रिप्रेजेंट करेगी 360 को। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर यहाँ पे, ठीक है, तो बेटे यहाँ पे हमारे पास अगर बी को पिवट पॉइंट बनाया मैंने और ए पे फोर्स अप्लाई की, ए आपकी तरफ से हो गया अवे फ्रॉम, मूव करके सी पे जाके मीट कर जाएगा, तो इसका मतलब एक वेव बन जाएगी, ठीक है। अगेन इफ आई कैन से दिस इज अ वेव, ठीक है, बी इज द पिवट पॉइंट, वेव का मतलब इट्स अ मॉडल व्हिच इज मेड ऑफ इधर प्लास्टिक का, वुड का या फिर मेटल का, इसका पिवट एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ए पे फोर्स अप्लाई करते हो तो ए आपकी तरफ से होता हुआ बेटे सी पॉइंट पे जाके मीट कर देगा। अगर सी पॉइंट पे जाके मीट कर गया तो ये चीज बन गई, ए और सी आपस में मीट कर गए। अगर ए और सी आपस में मीट कर गए तो इसका मतलब एक सर्कल बन गया। ए सर्कल में ए किस पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, इस वाली को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली को। तो ये टॉप वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाली को, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो गया ये, ठीक है बेटे 2 पाई रेडियन, ये क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करो तो 2 पाई रेडियन किसके बराबर 360 डिग्री के बराबर, एक रोटेशन यही होता है, ठीक है। ये लो इसको बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पाई किसके बराबर हो गया 360 डिग्री रोटेशन हो गई, ठीक है। ओके, अच्छा अब बेटे हमारे पास, ओहो ये हो गया, तो हमारे पास इसमें क्या ये कह रहा हूँ कि exert force at end A, ठीक है, so that it rotate about pivot B and A makes contact with point C. Now we get a circle which represent 360 degree or 2 pi radian.
ठीक है, 2 पाई रेडियन। अच्छा, अगर ये इसका मतलब है एक सर्कल इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं दोबारा बाद में नीचे बेटे हमारे पास अब इसका मतलब है एक सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास इस चीज को, और इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि बेटे हमारे पास क्या क्या पोजीशंस बन रही हैं। यहाँ पे मैंने ए पोजीशन जो मार्क की बेटे वो ये वाली है, मेरी बी पोजीशन ये वाली थी, मेरी सी पोजीशन भी ए वाली जगह पे आके मीट कर गई। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या हो गया बेटे, ए तो हो गया 0 पे, ये किस पे होता है 90 पे, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस अगेन 360 डिग्रीज। मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किसको, मतलब ए किस पोजीशन पे होगा 0 पे, बी किस पोजीशन पे होगा 180 पे, ए और बी की तरफ पीक जो आ रही है वो ये वाली किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी 90 डिग्रीज को, और ये सी किस पे है 360 डिग्री पे। अब बी और सी के ये जो पीक आ रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है 270 डिग्रीज को। इसका मतलब है एक वेव जो है वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन को हमेशा ट्रांसफर करती है। ठीक है ना, सो दैट इज कॉन्टैक्ट विद नाउ वी गेट अ सर्कल विद ओके। तो या इस दोनों के दरमियान जो कॉरेस्पॉन्डेंस आई है बेटे वो ये रिजल्ट आ रहा है कि हमारे पास अ वेव फॉर्म also represents a 360 degree और 2 पाई रेडियन। यहां तक ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे आ गया। अब बेटे हमारे पास अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही हो, अगर कोई चीज सर्कल में मूव कर रही है तो आप इजीली उसको मैनेज कर लेते हो कि इतना एंगल होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस पोजीशन पे हूं, इस पे ये जैसे डायग्राम है, ठीक है बेटे, यहां से अगर मैं यहाँ पे मूव किया हूँ, ये हम एंगल इजीली मेजर कर लेते हैं बाय प्लेसिंग अ प्रोटेक्टर एट दिस पोजीशन, दिस इज ईदर 45 और 60 या जो भी है। अब ये एंगल किस किस के दरमियान आ रहा है, ये हमारे पास 0 और 90 के इन बिटवीन आ रहा है, कोई ना कोई डेफिनेटली एंगल की डिफाइंड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है। अब हमारे पास 0 तुम्हारा ये आ रहा था, 90 आ रहा, दोनों के दरमियान पॉइंट क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा होगा कहीं यहाँ पे। तो वेव के केस में एब्सोल्यूट किस तरह निकालेंगे, या इन अदर वर्ड मैं स्कोर चेंज करूं, बेटा मेरा बी इस पोजीशन पे आ गया 45 है 60 जो, अब मेरा इस पोजीशन पे हूं, अब इस पोजीशन के अंदर हूं, तो इसका मतलब एंगल इन दोनों के बिटवीन जो है हमारे पास दैट इज ये कोई होगा 120 या 130 जो भी ये है, लेकिन हमें पता है कि दिस इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। बेटे ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 इसका मतलब ये पॉइंट आ रहा है किस किस के दरमियान आ रहा है, ए और इस पॉइंट सी के दरमियान। ठीक है, सी के दरमियान यहाँ पे इफ आई मेक दिस पॉइंट इज पी नाउ, पर यहाँ पे भी देखूं ए और पी पॉइंट कहीं यहाँ पे आ रहा है, तो ये एंगल हम प्रोटेक्टर रख के प्लेस कर लेते हैं, लेकिन ये एंगल प्रोटेक्टर रख के नहीं होना, आप लेकिन इसको कैलकुलेट करना पड़ना, इसको मैनेज करना पड़ना है। ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको फॉर्मूला पे कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो गया ना कि एंगल और वेव किस तरह है। अब हमारे पास आते हैं बेटा इसका फॉर्मूला किस तरह बनेगा, और हम उसी को फिर फर्दर यूज करके डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, अब इसी वेव फॉर्म को अगर मैं लूं, मैं एंगल ए और पी के दरमियान कंसिडर करने लगा हूं। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड पी। अब बेटे एक वेव अगर हमारे पास कंप्लीट होती है तो कितना एंगल, वो हमारे पास एक वेव कंप्लीट हुई है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब हमारे पास इस पूरे को आप कह रहे हो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ग्राफ पे आना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और हमारे पास ये एक पॉइंट, ये फिर ए यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी पॉइंट मेरा यहाँ पे है, इनके दरमियान जो सेपरेशन आ रही है ये आ रही है। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ बेटे हमारे पास एक वेव जो है किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज टाइम पीरियड होता है, तो मैंने ये लिख दिया दिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम पीरियड विच इज कैपिटल टी। ठीक है, ए कितनी देर बाद जो डिस्टर्बेंस ए पे प्रोड्यूस, पी में कितनी देर बाद पहुंचा, मैंने स्मॉल टी लिया। अब बेटे ये देखो कि हमारे पास 360 डिग्री किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। ये पूरी वेव जो है 360 डिग्री है, किसको रिप्रेजेंट कर रही, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एक टाइम पीरियड को। ठीक है, अब हमारे पास क्या एंगल होगा, फाई की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी।
ठीक है, अब इन्हीं की जरा रेशियो लो, अगर रेशियो ले तो क्या हो जाएगा 5/360 डिग्रीज इक्वल्स टू स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। ठीक है, स्मॉल टी और कैपिटल टी। अगर हमने बेटे इसको फर्दर 5 को सब्जेक्ट बनाते हो तो 5 किसके बराबर हो गया, दिस इज स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी टाइम्स 360 डिग्रीज। ठीक है, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 5 किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी टाइम्स 2 पाई रेडियन। तो 360 किसके बराबर, 2 पाई के बराबर होता है, रेडियन फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब एक ये फॉर्मूला बेटे इसका आ गया जो हम यूज करेंगे आगे। अब हम स्मॉल टी की वैल्यू कैसे मिलेगी या कैपिटल टी की वैल्यू कैसे मिलेगी वो आगे क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आ भी जाएगी। ठीक है, एक फॉर्मूला ये। लेकिन बेटे हमारे पास देखो मैंने स्मॉल टी लिया है, कैपिटल टी लिया है, तो अगर क्वेश्चन मैं कहता हूँ आता है ग्राफ के ऊपर है ये, तो ग्राफ के ऊपर तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस में उसने अगर टाइम दिया ही ना हुआ, यहाँ पे उसने डिस्टेंस लिख दिया हुआ, यहाँ डिस्प्लेसमेंट लिख दी हुई, तो इसका मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस होता है वी कॉल इट वेवलेंथ, वी रेड दिस एट ओ लेवल। ठीक है, दिस इज वेवलेंथ। तो इसका दूसरा फॉर्मूला ये भी बनता है, ये पहला था बेटे, अगर हमारे पास दूसरे में ये दिया हुआ उसने, यही सारी चीजें होंगी उसके अंदर भी, कि अब इंस्टेड ऑफ टाइम पीरियड, टाइम अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एग्जामिनर उसको वेव फॉर्म को इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ कंसीडर करता है। अगर वेवलेंथ कंसीडर करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आ जाएंगी। अब ये जो सारा डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास, इसको हम वेवलेंथ कहते हो, ए से लेके सी तक लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस के बाद ए डिस्टर्बेंस बी तक पहुंचेगी। अब बेटे 360 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लैम्डा को। क्या फेज एंगल होगा आफ्टर डिस्टेंस एक्स, अब इन्हीं की अगर रेशियो लेते हो दिस इज एक्स ओवर लैम्डा हो जाएगा। नाउ इफ यू मेक दिस एज सब्जेक्ट, दिस इज एक्स ओवर लैम्डा टाइम्स 360, ये भी क्या होगा एक्स ओवर लैम्डा टाइम्स 360। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। अब बेटे हमारे पास अब क्वेश्चन एक ओवरऑल करते हैं। बेटा आप उसने कहा कि व्हाट इज द फेज एंगल बिटवीन ए एंड पी। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं अगर मार्क कर दूं यहाँ पे, बेटे दिस डिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू अस, फेज एंगल बिटवीन ए एंड पी क्या होगा, फेज एंगल बिटवीन ए एंड पी। तो फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर, इसका मतलब लैम्डा है बेटे ये। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं दिस इज एक्स ओवर लैम्डा टाइम्स 360 डिग्रीज। तो बेटे इफ आई पुट वैल्यूज, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है दिस इज 4/10 टाइम्स 360, तो कितना 144 आ रहा है बेटे। जी मदी है, ठीक है 144। और बेटे वैसे भी देखो 144 ही है, यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180 होता है, तो दोनों के इन बिटवीन एग्जैक्ट एंगल आ गया अब आपके पास।